So in today's class, we are going to proceed with our economic sample paper. जो आपका इकोनॉमिक्स का टर्म 1 2021-22 का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, मैं उसके साथ प्रोसीड कर रहा हूँ आपका रिवीजन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, पर हम तो सारे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। बोलो भाई। सी पार्ट। चैट बॉक्स में अपना अंदर आंसर शेयर करते जाओ, मैं अपना आप देखता जाऊंगा। तो जो भी आंसर है शेयर योर आंसर ऑन चैट बॉक्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आपका आंसर है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर सी है, कुछ का आंसर डी है। ओके, देखो ऑप्शन ए आपका मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल। ये तो आपका नहीं हो सकता बिकॉज ये आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट हुआ। तो आगे चेक करते हैं। इंक्रीजिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी, अगेन ये ग्रोथ पॉइंट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट वन है आपका bringing the production of goods and services under its direct and absolute control, ये भी नहीं होगा। ठीक है, and the final answer is rationalization of taxes in poor direction, ये आपका होगा। अब ये क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑप्शन डी में अगर आप देखो व्हाट इज हैपनिंग, दैट गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, में आप कह सकते हो बाय रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस को क्या किया जा रहा है, रैशनलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट पुअर कैन बी बेनिफिटेड। रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस से बेनिफिट किसको मिलेगा, पुअर को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना दैट गवर्नमेंट एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज, राइट। गवर्नमेंट एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज, और वी कैन से दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये हुआ ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो दैट व्हाई दैट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कैन बी रिड्यूस। और यही तो हम चाहते हैं कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो आपका रिड्यूस होता जाए, कम से कम होता जाए। तो गवर्नमेंट कैन अचीव इट बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो कैसे होगा, आउट ऑफ द फोर ऑप्शन, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, शेयर योर आंसर। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर, dash for a fiscal year। यहाँ भी आप सबने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है आपका। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यही होता है ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन सब फॉरेनर्स के साथ करते हैं उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंशन करते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखो ऑप्शंस क्या क्या थी, जो आपके पास ऑप्शन था उसमें राइट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल आंसर सही है, दैट इज सी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम द कंट्री। जब हम फॉरेनर के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, या तो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, and the question number 3 is identify which of the following bank does not interact directly with the general public। Yes, बताओ वो क्या आंसर है, does not interact with the general public। Okay, some students say C, some students say D, and the right answer is Reserve Bank of India। भाई इसमें ज्यादा सोचना नहीं था आपको, कौन सा ऐसा बैंक है जो डायरेक्टली जो है वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। भाई बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे क्या आपके कमर्शियल बैंक है, और ये सारे के सारे जो बैंक है आपके वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं।
हम इन बैंक्स में जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, बट हम रिजर्व बैंक के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Identify which of the following is not an example of invisible item under current account of the balance of payment transaction. Under current account. Okay. A, B or A. These are the options which we are getting now. Okay. First of all देखो, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट ये सर्विसेज है आपका, ये नहीं आएगा। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम, ये आपका इनविजिबल आइटम। पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज, अगेन सर्विसेज, ये भी आपका इनविजिबल आइटम है। एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल, ये भी आपका इनविजिबल आइटम है। बट यहाँ देखो ना, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, अपने अकाउंट में भी पड़ा हुआ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज इज रिलेटेड टू गुड्स, मर्चेंडाइज इज रिलेटेड टू गुड्स, तो ये आपका विजिबल आइटम। दिस इज योर विजिबल आइटम, तो डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। The question is, read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following. Okay. Statement 1. Demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism, circulation of fake currency in the Indian economy. तो बिल्कुल सही बात है, तो कोई आपको शक ही नहीं होना चाहिए। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। Demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time, और ये भी सही बात है। लोगों की जो रियल इनकम और डिमोनेटाइजेशन के बाद सामने आना शुरू हो गई थी, तो जो टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो काफी हद तक इससे इम्प्रूव हुए। Can I say that both the statements are true? Yes, A is the right option. A is the right option for this question. A is the right option for this question. Next one is question number 6. Question number 6. Nasser Sakshi, an economic teacher, was explaining the concept of minimum percentage of the total deposit to be kept by any commercial bank with the central bank of the country. Okay. As per norms and statute prevailing in the country. From the following, choose the correct alternative which specify toward the concept explained by her. बोलो भाई, क्या लगता है आपको? Okay. तो राइट आंसर जो है इसका वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो। हमने पढ़ा था इस चीज को, कैश रिजर्व रेशियो को। द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट, बैंक में जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ पोर्शन जो होता है, जो बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास रखता है ना, सेंट्रल बैंक के पास, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Two friends, Meera and Sindhu, were discussing the exchange rate system. Discussing the exchange rate system. Under this system, the exchange rate are determined by the market forces of demand and supply. देखो एक चीज तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको जो समझनी है वो क्या है, इसकी बात हो रही है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देन however, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range. मीन्स इसमें अथॉरिटी जो है अपना इंटरवेंशन कर रही है, अथॉरिटी का क्या हो रहा है? इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द अबव मेंशन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सिंधु। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज शी टॉकिंग अबाउट। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बताओ क्या आंसर होगा? यस, सी इज द राइट आंसर। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है इंटरवेंशन
भी करती है, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following. Okay, public goods are those goods and services that are collectively consumed by the public. भाई पब्लिक गुड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पार्क, उसमें हम सारे जाके अपना जा सकते हैं। पब्लिक गुड्स का मतलब ये हुआ ना, जैसे कि पार्क जो सबके लिए होता है, जो सबके लिए बनाया गया है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, तो क्या कह रहा है, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। ये बात तो जो है आपकी, अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। आगे देखो, स्टेटमेंट 2, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। कोई बताएगा एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है? भैया मतलब हम किसी को डिनाई कर सकते हैं उसकी यूसेज से। यस, वेरी गुड। और राइवलरस का मतलब क्या होता है? लड़ाई होने वाली। ऐसे कि आप कहते हो एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिलेगा, आप ऐसे कह सकते हो, ये इसको मिल गया तो इसको नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता। फॉल्स। नहीं, ये फॉल्स है आपका। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। इज इट क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज, under the balance of payment structure of a nation, the two main categories of account for the classification of the transactions are। तो बहुत सिंपल, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो दो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट और थर्ड देखो किसमें ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है आपको सबको? दैट इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, identify which of the following is not a function of Reserve Bank of India। कौन सा फंक्शन जो है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो फर्स्ट वन क्या है आपका, टू एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो फंक्शन होता है, राइट। टू एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, यस ये भी है। टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका फंक्शन है। टू इश्यूज कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, ये फंक्शन का पार्ट आपका नहीं है, am I right? ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये किसका काम होता है, कौन इश्यू मिनिस्ट्री करता ऑफ है? फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होता है। तो ये जो आपका आंसर होगा राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, Industrial Policy Resolution IPR 1956 form the basis of dash 5-year plan, form the basis of dash 5-year plan। In 1956, yes, second 5-year plan, it's second 5-year plan, okay, second 5-year plan। Let's move to the next question। Next question is question number 12, occupational structure refers to dash, size of labor force in a country, number of people living in a country, distribution of workforce among different sectors of an economy, or nature of different occupation। occupational structure, occupational structure का मतलब क्या होता है, कामकाजी लोग, राइट, राइट। कि डिफरेंट सेक्टर में जो वर्क फोर्स है हमारा वो कितना है, यानी कि लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है वो डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से दिया गया। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
The question is dash is the portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their self consumption requirement. क्या कहते हैं उसको? Okay, 13. Yes, marketable surplus. This is called as marketable surplus. Okay, dash is the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their self consumption requirement. यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद भी इतना प्रोड्यूस बच जाता है कि आप उसको मार्केट में सेल कर सको. दैट इज मार्केटेबल सरप्लस. दिस इज कॉल्ड एज मार्केटेबल सरप्लस. यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Next question is question number 14. Question number 14. The question is, read the following statement carefully and choose the correct alternative given below. Statement 1. Poverty line in India is defined in terms of monetary value of the minimum nutritional calorific requirement of an individual in a day. बिल्कुल सही बात है ये तो. That is true. Okay, next one is भैया statement. पर मंथली नहीं होती, मंथली पर कैपिटा एक दिन में एक दिन की कैलोरीज आपकी 21 और 24 वाला जो आपने कंसिडर पढ़ा था पर डे का था वो आपका. कि एक दिन की अच्छा, जो ठीक है, ठीक है. कैलोरीज है, अगर आप इतना कंज्यूम कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करो तो बिलो पॉवर्टी लाइन आपके पास. ठीक है. The definition of poverty line in monetary terms has not exchanged over the years. बोलो भाई, true or false? फॉल्स. ये false है आपका. क्यों? बहुत बार हमने क्या की, पॉवर्टी को जो मेजर किया जाता है वो खर्चों से, जैसे कि अभी आप देखते हो कि इतने पैसे हैं या नहीं है. ठीक है, या फिर फिर हमने इसको कैलोरी से मेजर किया, ये भी हमने देखा था. और आपको याद होगा हमने पढ़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में. दादा भाई नौरोजी ने जेल थ्योरी. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो ये अलग अलग तरीके से हमने इसको मेजर किया, हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं किया है. तो ये आपका फॉल्स है. ये आपका क्या है? फॉल्स. राइट आंसर जो है आपका दैट इज ऑप्शन सी. स्टेट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. Let's move to the next question, that is question number 15. Question number 15. Question number 15. Okay, question number 15 is, read the following statements carefully and choose the correct alternative given below. ठीक है. Statement 1. India is often called as the outsourcing hub of the world. बिल्कुल सही बात है. True. And then statement 2. Availability of skilled manpower. One of the prime factors responsible for the status gained by India at the international platform. बोलो भाई, true or false? Availability of the skilled manpower, one of the prime factors. क्यों आउटसोर्सिंग का हब है इंडिया? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारा मेन आपका रीजन है. इंडिया को आउटसोर्सिंग का हब माना जाता है बिकॉज यहाँ पे जो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर है वो बहुत एक अच्छी तादाद में मिलती है. ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. चलो भाई आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is, before the advent of Green Revolution of 1960, India was primarily dependent on dash for the supply of food grains. Yes, very good, very good. It's United States of America, that is USA. United States of America, that is USA. Okay. Next question is question number 17. Question number 17. From the following given sets of the statement in column 1 and 2, choose the correct pair of statement. Choose the correct pair of. Correct pair कौन सा है? देखो जैसे कि पेयर का मतलब जो इसके साथ, और कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो आमने सामने दिखाई दे रहा है वो दोनों ठीक है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है?
एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड। करेक्ट पेयर को आपको चूज करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ट्रेड सरप्लस को अगर आप देखो एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम चाहिए इसका, तो देखो अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैच द फॉलोइंग, राइट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये इसके सामने तो इसका जो है वो करेक्ट पेयर नहीं है, तो इसके साथ कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ क्या मैच होगा, रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी अकाउंट, मैं राइट। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो होने का मतलब हो गया पॉजिटिव आइटम, तो रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी अकाउंट, राइट। नेक्स्ट वन इज ट्रेड सरप्लस, that is excess of export of goods over the import of goods, right। एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है आपका और इंपोर्ट आपका कम। then current transfer to the rest of world, current transfer to the rest of world, that is an element of invisible item, an element of invisible item। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब देखो उसने क्या पूछा था आपसे, उसने आपसे पूछा था फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि आपको वो पेयर बताना है जो ट्रू है। तो देखो डी वाला पेयर जो है आपका वो ट्रू है आपका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इज इट क्लियर। राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी, इज डी, जहाँ पे भी गिवन है कि कौन सा पेयर आपका करेक्ट है। फोर्थ पेयर आपका करेक्ट था, दैट इज डी, ये आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हुआ है अभी हमारा 17, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, वाज सेटअप इन 1982 एज अ डैश बॉडी। ये तो इजी आई थिंक, तो हम सबको पता है, एज एन अपेक्स बॉडी। यस, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 19, the government of India has decided to vaccinate the adult population of India with Covaxin or Covishield without any charge. This would be categorized as, this would be categorized भाई, गवर्नमेंट ने वैक्सीनेट किया, राइट। हम सब वैक्सीनेटेड हुए हैं जो भी उस पर्टिकुलर एजेस ग्रुप में आते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने खर्चा किया ना, ये गवर्नमेंट का क्या है, खर्चा है। अब ये इसको क्या कहा जाता है, इसको रिवेन्यू नेचर इनकम कहा जाता है, नो। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर कहा जाता है, नो। रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यस, दिस इज द रिवेन्यू नेचर, ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, बिकॉज ना इससे एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा ना लायबिलिटी पे पड़ेगा, राइट। इज इट क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. Dash is not a reason for poverty in India. Dash is not a reason for poverty in India. No, no. Yes, it's option B. Rise in per capita GDP. भाई पर कैपिटा जीडीपी अगर हमारी बढ़ती है तो वो पॉवर्टी का रीजन नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लो कैपिटल फॉर्मेशन यस, सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन यस, but rise in per capita GDP is not a reason for poverty in India. Question number 21. Question number 21. In a hypothetical economy, Mr. Neeraj has deposited ₹100 in the bank. Okay. If it is assumed that there is no other currency circulation in the economy, then the total money supply in the economy will be, total money supply in the economy will be, भाई आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो कितना है, आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना, 100 रुपीज है, राइट। तो आपसे पूछा गया कि टोटल मनी सप्लाई कितना होगा अगर कोई और सर्कुलेशन नहीं होता, तो 100 तो रहेगा ही रहेगा। भाई 100 रुपीज जो आपने डिपॉजिट किया है, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी,
100 जो आपने डिपॉजिट किया ये तो सप्लाई का पार्ट होगा ही होगा, इट विल बी 100, इट विल बी 100 रुपीज, राइट। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Since independence, India has witnessed a considerable fall in infant mortality rate in India. ठीक है। Identify which of the following may not be one of the reason for the fall in the infant mortality rate. इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रीजन नहीं है? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फॉसिलिटी ओवर द ईयर। भाई जो ये फॉल हुआ है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, इसमें से कौन सा रीजन है जो वो इसके पीछे वो रीजन नहीं है? इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ओवर द ईयर, यस ये तो रीजन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो फॉल किया है उसका रीजन ये है कि हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो हमारी इम्प्रूवमेंट हुई। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड ओवर द ईयर, यस ये भी रीजन है, लोग अवेयर हुए, राइट। देन फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर, कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारा फॉल करके है, ये रीजन नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। Read the following statement carefully and choose the correct alternative given below. ठीक है जी। Statement 1, subsidies do not add any burden on the financial health of a nation. True or false? कहता सब्सिडी जो है वो फाइनेंशियल subsidies do not add any burden on the financial health of a nation. इससे किसी भी तरह का कोई जो बर्डन है वो नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता? बर्डन तो पड़ता है। ये आपका क्या है? ये आपका फॉल्स है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वॉलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये बात सही है। अगर पूरी तरह से अगर आप सब्सिडीज देना बंद कर दोगे तो जो हम चाहते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, कहीं ना कहीं उसका वॉलेशन हो। राइट आंसर इज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, राइट। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. Prior to India's independence, the stagnation in the agricultural sector was mainly caused by. The stagnation in the agricultural sector was mainly caused by investment in technology. No. Investment in agricultural facilities, ये तो अच्छी बात है, हम तो stagnation की बात कर रहे हैं। Advanced infrastructure facilities, ये भी अच्छी बात है। Land settlement system. Yes, this is the reason. Land settlement system. This is the reason behind stagnation of the agricultural sector. So D is the right option for this question. ठीक है, चलो तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। Now we will proceed with section B. I will proceed with section B. Again, 20 questions out of 24 questions are to be attempted. Same यहाँ पर है जो आपका section A में था। Read the following statement, assertion and reason. Okay. Assertion: acquisition of domestic Indian company by a foreign Australian company will be recorded on the credit side of the balance pay payment. पहले तो इसका मतलब क्या मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। Acquisition of the domestic Indian company, इसका मतलब ये हुआ that our company acquired by foreign company, कि हमारी कंपनी को फॉरेन कंपनी ने क्या किया? एक्वायर्ड किया। So that they will give us money. So that they will give us money. यानी कि इंडियन कंपनी को एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक्वायर किया और ऑस्ट्रेलिया से अब पैसा आएगा। पैसा आने का मतलब क्या हो गया? ये इनफ्लो हो रहा है। बीओपी अकाउंट में इनफ्लो को कौन सी साइड में लिखते हो? डेबिट या क्रेडिट साइड? क्रेडिट। क्रेडिट। अकाउंटेंसी से अपोजिट सोचना आपने, क्रेडिट साइड। इसमें क्या लिखा हुआ? विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ये बात बिल्कुल सही है, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। रीजन क्या है इसका? इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री। ये क्या कह दिया? इसमें आउटफ्लो थोड़ी ना होगा,
इसमें तो इनफ्लो होगा, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, तो ये क्या है आपका फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो असर्शन तो आपका ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26। सपोज इन एन इकोनॉमी the initial deposits of rupees 400 crores lead to the creation of total deposit with 4000 crore। इनिशियल डिपॉजिट 400 करोड़ था जो किसमें कन्वर्ट हो गया 4000 करोड़ में। तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं ना, जो मनी मल्टीप्लाई हुई है आपकी वो 10 टाइम्स हुई वो है, 10। राइट। अच्छा आगे देखो, अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट विल बी। द वैल्यू ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट, वैल्यू ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ LRR। और फॉर्मूला क्या होता है आपको, आपका कैसे निकालोगे भाई? मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR। वेरी गुड, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, 1/LRR। तो 1/LRR तो क्या हो जाएगा 1/10 एंड दैट इज 0.1, दैट इज 0.1। और अगर ये परसेंटेज में होता, अगर ये परसेंटेज में होता तो आप इसको 10% भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डाउट है तो पूछ सकते हो साथ साथ में। चलो भाई ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, read the following statement, assertion and reason। assertion, major policy initiative that is land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grain production। बोलो भाई, ट्रू है? आई थिंक इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, और रीजन क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू है। अब बताओ। यस, रीजन नहीं है, ये बी पार्ट। रीजन एग्जैक्ट इसका रीजन नहीं बन रहा। रीजन कैसे चेक करोगे? क्या हमने डिस्कस किया था, देखो, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो रीजन की जगह आपको क्या लिखना है? बिकॉज। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्ट आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये बात सही है लेकिन ये इसका रीजन है, दिस इज नॉट इट्स रीजन। What will be your answer? Your answer will be both assertion and reasons are true, and reason is not, R is not the correct explanation of A, that is assertion। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 and the question is identify the incorrect statement from the following। ठीक है, फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। ये तो सही है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी थी। शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी सही है आपका। ओके देन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर रेवेन्यूज non-farm activities increases financial risk for the rural population। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, इंक्रीजेस नहीं होगा बल्कि इससे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, डिक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल डेवलपमेंट। चले भाई आगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, assertion, human capital treats human beings as a means to an end increase in productivity। ये हमने रिवीजन में भी पढ़ा था। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? मीन्स होता है। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी क्या है? ट्रू है। देन रीजन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड वेल्थ। डिक्रीजेस क्या है भाई? ट्रू और फॉल्स बताओ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह रहा है डिक्रीज True। अगर हम False। एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं False।
फॉल्स है। फॉल्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंक्रीजिंग, तो ये आपका फॉल्स है। तो assertion is true but reason is false, right? चलो भाई आगे चलो। अभी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, और क्वेश्चन क्या है देखो आपका, from the set of statement given in column 1 name of the scheme and column 2 objective, यहाँ स्कीम बताई गई है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। तो अब डायरेक्टली अब करेक्ट पेयर जो उसकी बात करते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम डेवलपिंग